हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आइए हम सब अपनी गणित की दुनिया में आ जाते हैं। तो गणित का संसार ही बड़ा खूबसूरत संसार है और संसार का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट भी है ना भाई। चलिए ठीक है, जिसे थोड़ी कम समझ में आती होगी वो मेरी बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन सहमत तो होना होगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो मैथ्स पढ़ना होगा। ये कहावत तो सुनी होगी कि मथुरा में राधे राधे। तो मेरे भाई तात्पर्य ये है कि कंपटीशन की दुनिया में रहना है तो गणित को समझना होगा। चलिए अच्छी बात है, तो आपसे बातचीत हो गई। अब फ्रेंड्स एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चलिए हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर में अब तक 14 क्लास कर चुके, बड़ी अच्छी बात है। उसमें आपने देखा कि आपके आए हुए क्वेश्चन हमने करा दिए, जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने लेके डिस्कस किया। आज कई और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके साथ चलिए डिस्कस करेंगे। तो फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और साथ ही साथ हम लोग अपने काम को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन आज के लिए लिखना चालू करते हैं हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके लिए बेहतरीन है लिखना, उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठीक है भाई, यहाँ लिखिए उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण, बहुत अच्छी बात। तो यहां लिखा गया जिसका केंद्रीय कोण, जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या, आगे लिखते जाना, और वृत्त की त्रिज्या 14 यानी 14 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो एक बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और इसे मजे के साथ समझ लिया जाए। अब आप पहले ये देखो, हर बार आप एक ही काम तो करते हैं कि हमें क्या दिया, हमसे क्या पूछा, तब सोचते हैं कि हमें क्या करना, क्यों मेरे सूरवीरों। तो बहुत अच्छे, चलो फटाफट आगे बढ़ते जाओ। लिखा है कि उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप हमें बताइए कि अगर मैं आपके लिए सर्किल बना दूं भाई, ठीक है। अब अगर ये सर्किल बिना सेंटर के तो बना नहीं, सेंटर सर्किल हो गया। इनके कहने का क्या मतलब, सेक्टर ये डिस्टेंस, सेक्टर की बात करें, हमने आपको पार्ट 2 जब पढ़ा रहे थे इसका, तो वहाँ पे ये सारी बातें आपको समझा रखी जब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर रहे थे। तो यहाँ देखो, ये रेडियस हो गई और ये रेडियस दोनों तरफ इक्वल होगी। ये ऑलरेडी हमें पता है कि 14 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ 14 सेंटीमीटर कर दिया। ये इसका आर्क यानी चाप है, हमें उससे टेंशन नहीं लेना है। और साथ ही साथ बस हमें सेक्टर बताना है, एरिया इसका बताना है कि क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि अगर हमें इसके सेक्टर की बात बतानी है कि एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू, आपको बताया हूँ थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर। कुछ याद आया भाई आपको? बस अगर आपको याद आए तो इसी फार्मूले का प्रयोग करिए, डायरेक्ट फ्री में आप अपना क्वेश्चन का आंसर ले लीजिए। यहाँ ज़रा देखो, अगर बात मैं थीटा की करूँगा तो वो हमें 90 डिग्री पता है और बटे 360 यहाँ करो, गुणे पाई की वैल्यू अपने से रख देना 22/7 इंटू आर। ये हमारे पास 14 है, 14 इंटू 14 कर दीजिएगा। अब आपका आराम से आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए कि 9 चौक 36 बोलो होगा। स्टूडेंट्स एक बात बताओ तो कि 7 चौक 28 हो जाएगी, तो यहाँ से इसको काट लेना, 14 दूनी 28 बोलो, एग्री करते हो। और फिर यहाँ 2 सत्ते 14 कर लो, ठीक है। इस 22 में भाई 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 सत्ते 14, 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सेक्टर का एरिया निकल के आएगा और यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ गया? यदि आ गया तो फटाफट लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए भाई। और इसी बात पे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बस है कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए और क्वेश्चंस तो प्यारे प्यारे होते ही रहेंगे, ठीक है भाई। और
साथ ही साथ आप लोग अपनी वैकेंसी पे पूरे ध्यान रखिए। जो पिछले एग्जामिनेशंस हैं आप उसको अच्छे से दीजिए, आने वाली वैकेंसीज़ को भरते रहिए। सिलेक्शन तक ये मिशन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लिखते हैं। तो चलिए भाई देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा उस चाप के, तो अगले क्वेश्चन को लिखिए। उस चाप यानी आर्क, उस चाप के केंद्रीय कोण का मान, उस चाप के केंद्रीय कोण का मान, केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? जिसकी लंबाई, आगे लिखते चलो, जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर, क्या बात है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ये आपका क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात करता हूँ फिर से, आपको एक सर्कल यहाँ पे डेवलप कर लेनी चाहिए। देखो अगर मैं सर्कल की बात यहाँ पे करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो एक बात मेरी तो सारे लोग मानते हो कि आपका ओ हो गया, ये आपके रेडियस हो गई, ये पॉइंट ए पॉइंट बी है और ये ए बी आपका आर्क यानी चाप है। अब आप देखिएगा कि इस बार आपको क्या बताना है, ये थीटा बताना है। इस सेंस में सिखाया हूँ थीटा, ये क्या है? रेडियन है, रेडियस का सिंपल। तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है कि ऐसे केस में थीटा रेडियन इज इक्वल टू ये होगा ए बी बटे आर। बस आप इस प्रश्न का आंसर आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर पता होगी कि जो 2 पाई रेडियन है एक्चुअली वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। मुझे ये बताओ क्या इसलिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री मानोगे आप? भाई यहाँ से काट लो तो क्या करोगे आप? आपके पास यही आएगा। इसलिए अगर आपको 1 डिग्री निकालना है तो 1 रेडियन निकालना है तो वो हो जाएगा 180 बटे पाई के। तो 180 बटे पाई, लेकिन वो क्या हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अभी मैं प्रयोग करूंगा, तो बस आप ध्यान दे दीजिएगा। ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन में तो ज़रा सा भी दम ही नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये अभी हमारा रेडियन में निकलेगा तो निकलने दो, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है डिग्री में, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि हमें आर्क बताना, अच्छा आर्क हमें बताना था, कोई टेंशन नहीं, आर्क बताना था ये, तो ये नहीं निकालना, हमको आर्क बताना है। तो आप यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अगर मुझे आर्क निकालना होगा तो मुझे इन्होंने दिया है कि केंद्रीय कोण का मान पूछ रहा है, सॉरी केंद्रीय कोण का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है वो। और इसमें दिया गया है कि जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो जिसकी लंबाई मतलब इस आर्क की लंबाई 11 सेंटीमीटर, ये क्लियर है। साथ ही साथ वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर की है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं भाई। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो देखिए फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। कैसे मेरे सूरवीरों? बस देखो ना, ऐसे ही यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी, लपक के बोलो 11, और ये आर कितना है 14, क्या है ये? रेडियन में है। तो अगर रेडियन को डिग्री में बदलना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो 11 अब बटे 14। मुझे बताओ 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई होगा, तो यहाँ पे वही गुणा कर दो 180 बटे, अब हमारे लिए पाई सामान्य हो जाएगा, तो पाई का मान हम 22/7 लिखेंगे। तो ये देखो 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, बोलो एग्री हो? तो यहाँ मैंने 7 कर दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं 11 दूनी 22 बोल सकता हूँ? तो ये भी बोलो 7 दूनी 14 होगा, और 2 दूनी कितना होगा? 4 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो इस नाते यहाँ पे जो केंद्रीय कोण यानी हमसे पूछा गया है
वो रेडियन में तो 11/14 रेडियन के बराबर है, लेकिन जब हम उसे डिग्री में बदल देंगे तो निश्चित तौर पे वो 45 डिग्री के इक्वल होगा और ये 45 डिग्री ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। बोले समझ में आ गया आप सबको? ठीक है भाई, हमने एक एक लाइन यहाँ पे सॉल्व कर दी है। आप आराम से इस क्वेश्चन को लगाइए और अगले के लिए ज़रा तैयार हो जाइए। तो चलिए भाई फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए एकदम रेडी होइए और आगे बढ़ा जाए। और हाँ, आप सबको मज़ा तो आ रहा है ना भाई? सब लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा करिए, एक एक क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी बहुत मतलब नहीं कि आप देखते नहीं देखते, आप सेलेक्ट हो जाइए, मत देखिए, लेकिन सिलेक्शन तक तो देखिए, ध्यान से समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपके लिए लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी एक प्यारा सा प्रश्न आपकी ही परीक्षा का पूछा है। यहाँ लिखा है एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम की बात आ गई। चलो भैया, तो मैंने लिखा कि एक समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन्होंने दे दिया है, का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आगे लिखना समानांतर भुजाओं, तो ठीक है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और समानांतर भुजाओं में से समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई में से एक की लंबाई 8.3 सेंटीमीटर है। आगे लिखा गया कि अन्य समानांतर भुजा की लंबाई क्या है, तो अन्य समानांतर भुजा की लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिए एक बार फिर से आपके पास एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया कि ऐसे हम इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व कर देंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो देखो आपको क्या क्या पता है, क्या करना है। एक ट्रेपीजियम की बात हो रही, समलंब चतुर्भुज की बात हो रही, उसका एरिया हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है, साथ ही साथ समानांतर भुजाओं के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है, दूरी, वो हमें पता है। तो कहते हैं समानांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई भी हमें पता है, तो अन्य भुजा की लंबाई बताना हमारे लिए बेहद आसान है। समलंब चतुर्भुज आपको याद है? अगर आपको समलंब चतुर्भुज याद है तो उसके एरिया का फार्मूला कराया हूँ, 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब आप देखिए कि कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। कि भाई अगर एक भुजा पता है तो ठीक है 8.3, दूसरी नहीं पता है तो मत पता रहे, लेकिन आपने हमें ये बताई है कि जो बीच की लंब दूरी यानी हमारे लिए हाइट है वो कितनी है, 3, और जो एरिया आपने दिया है वो 21 सेंटीमीटर का है। बोलो अब तो आराम से सॉल्व हो गया। कैसे भाई? यहाँ से कम 3 सत्ते 21 कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें ला के कर दो। बोलो यस आर नो भाई? तो आपके पास क्या बच गया, 8.3 प्लस बी बराबर 7 दूनी 14 के, तो ये हो जाएगा 8.3 प्लस बी बराबर 7 दूनी 14 के। इनको क्या किया जाए, बस इनको इधर लेके आ जाइए, इसलिए b बराबर हो जाएगा 14 माइनस होगा 8.3 के। अब आप यहाँ से घटा लोगे तो यहाँ से 10 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7, 13 में से 8 चला गया तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.7 सेंटीमीटर। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या कहते हैं मित्रों, समझ में आ गया? कुछ भी तो नहीं करना था। 1/2 गुणे समानांतर का भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।
इसमें आप देखिए एक भुजा पता, दूसरी गायब थी, बताना था हमको, ऊंचाई पता, क्षेत्रफल, तो ये लो आपका आंसर हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। क्यों भाई, क्लियर है सबको? चलिए फटाफट आप उतार लीजिए और ज़रा मैं इसे मिटा दूँ, इजाज़त है आपकी? तो ठीक है, मैंने इसे मिटा दिया। और अब आप अगले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए ताकि हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएँ। चलिए भाई, आपके लिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट हमारे लिए ये होगा, एक वृत्त का व्यास, बात चल रही है तो ठीक मैंने लिख दिया, एक वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। एक वृत्त का व्यास एक वर्ग, ध्यान से लिखिएगा, एक वर्ग के भुजा के बराबर है। एक वर्ग के भुजा के बराबर है। उस वर्ग का, तो आगे लिखना, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उस वृत्त का, अच्छी बात है, अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल, अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये देखिए आपके पास क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये बात कर रहे हैं कि भाई चलिए ठीक, अगर प्रश्न के नेचर पर मैं डिस्कस करूँ तो एक सर्कल की बात आई और एक स्क्वायर की बात आ गई, वर्ग की बात आ गई। सिर्फ समझना है, ऐसा तभी होगा क्योंकि देखो जो वृत्त का व्यास है अब वर्ग की भुजा के अगर वो बराबर है तो निश्चित तौर पर ये दोनों क्या होंगे भाई, या तो वृत्त के अंदर व्यास होगा, अब वृत्त के अंतर्गत आपका क्या होगा, वर्ग होगा, या तो वर्ग के अंतर्गत वृत्त होगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जो वृत्त का व्यास है अगर वो वर्ग है, मान लिया ये हमने दिखा दिया आपके लिए कि चलो ये वर्ग, इसकी सभी भुजाएं बराबर, तो यहाँ टच करना ही करना पड़ेगा इसको। तो यही एक कंडीशन है कि जब देखिए आपके पास से क्या होगा, जो वृत्त का व्यास होगा सभी तरफ से इसको टच करा देना भाई, कोई टेंशन नहीं, डायग्राम बनाने में आप लोग तो माहिर लोग हो। तो निश्चित तौर पे जो ये वृत्त का व्यास है यह वर्ग की भुजा के बराबर है, ऐसा इनका कहना है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वृत्त की त्रिज्या होगी, तो आप लोग यहाँ पे एक बात कह सकते हो कि चूंकि व्यास अब बराबर है वर्ग की भुजा। अब यहाँ से एक बात मुझे समझा दो कि जो वृत्त का व्यास होगा तो ये 2r बराबर, चलो वर्ग की भुजा a लिख देता हूँ। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो ये भुजा का वर्ग होगा। भुजा का वर्ग होगा तो सीधी सीधी बात क्या सोच रहे हो कि मुझे भुजा दे दो, आंसर ले लो। अब देखो भुजा कैसे मिलेगा, भुजा ऐसे मिलेगी क्योंकि यहाँ पे वृत्त का जो एरिया 36 पाई लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बताइए, जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखा गया, एक बार बोल दो, 36 पाई लिखा गया। पाई से पाई को कैंसिल कर दो। मुझे बताओ आर स्क्वायर बराबर 36 होगा तो आर बराबर क्या मैं डायरेक्टली 6 लिख सकता हूँ? बोलो भाई यस आर नो। अगर आपका आंसर यस है तो मुझे एक बात बता दो कि a यानी वर्ग की भुजा क्या होगी, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होगा, तो यानी सीधे आप कर सकते हो 2 × 6 बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब तो आंसर बताना आपको कोई टेंशन का काम नहीं होगा, तो कह देना इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ से a का मान 12 निकल गया और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। किसी प्रकार कोई डाउट आपको होना भी नहीं चाहिए। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। बस क्वेश्चन कोई भी हो एक बार ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता होगी और फिर तो सवाल आप बड़े मज़े से हंसते हंसते लगा ले जाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक अगर क्लियर है और साथ ही साथ आप एकाग्र होकर के बैठे हुए हैं,
अपने माइंड को बिल्कुल स्थिर कर लिया आपने और लगातार प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो सब कुछ आपका अपना ही होगा। इसी बात पे अगला क्वेश्चन जरा हम लोग कर लेते हैं भाई। अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा। लिखना एक समचतुर्भुज, यानी रोम्बस की बात आ गई, तो एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण, एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण यानी डायगोनल, एक विकर्ण अन्य का आधा है। क्या बात है, अन्य का आधा है। यदि उस, आगे बढ़ते रहना, यदि उस समचतुर्भुज की, यदि उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहे हैं तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा एक बात बताइए, आपको याद आता है समचतुर्भुज? बिल्कुल याद आना चाहिए। जब हम बेसिक करा रहे तो आपको सिखाया, पीछे भी कई सवाल पढ़ाए, आपने भी पढ़ा हुआ है। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो और उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हों, तो वो आपका समचतुर्भुज हो जाता है। अब जरा देखिए, चतुर्भुजों में समचतुर्भुज एक ऐसा था, चलो थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे ध्यान से आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। रेस्टोरेंट ये आपका समचतुर्भुज हो गया। अगर ये मैं कह लेता हूँ कि इसकी साइड है तो सभी साइड इसकी इक्वल है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे कहीं से भी हम लोग शुरू कर लेते हैं भाई। तो ये हमने चलो कर दिया, ए बी सी डी हो गया, बहुत हो गया। इसका एक डायगोनल ये हो गया, चलो भाई ये D1 हो गया, ये दूसरा हो गया D2। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगे, उसकी टेंशन मत करिए आप, वो तो ठीक है। अब हमें एक बात ये समझनी होगी कि मेरा क्वेश्चन क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। अभी सब क्लियर हो जाएगा। जब मैंने सवाल पढ़ा तो एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण अन्य विकर्ण का आधा है। क्या बात है, बहुत अच्छा है। कहते हैं अगर उस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, क्या बात है होशियार चंद, आपने इसकी भुजा बता दी, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मुझे एक बात बताओ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला याद है कि नहीं आपको? अगर याद है तो बताओ ना, क्या है वो? 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल है। ये लो भैया, सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। यानी हमको एरिया बताना है और एरिया के लिए मुझे विकर्ण चाहिए, और भाई साहब ने विकर्ण नहीं भुजा बता दिया, और जिसका एरिया में कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो जाएगा कि सबसे पहले अब मुझे भुजा बतानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात को याद रखना कि जब भी समचतुर्भुज का भुजा आपको बतानी होगी, उसका कॉन्सेप्ट या फार्मूला ये होता है 1/2 करनी के अंतर्गत D1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा D2 का स्क्वायर, तब उसकी भुजा निकल आएगी। इस फार्मूले को ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, कभी भी आपके काम आएगा। थोड़ा इसे भाव दे देना, ठीक है। चलो भाई, अब आप क्वेश्चन को आगे लेके बढ़िए। अब आप देखिए ना, आपको क्या करना है, एरिया बताना है। विकर्ण आपको पता नहीं है तो कैसे लगाओगे? भुजा आपको दी गई है, टेंशन मत लो। मुझे ये बताओ कि अगर इस भुजा की जगह पे 20 मैं लिख दूं बराबर। एक बात और, इन्होंने जो बात कही थी विकर्ण के लिए, तो मैं चलो विकर्ण यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैं विकर्ण की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो विकर्ण 2 होंगे, पहला और दूसरा। अगर मैं यहाँ दूसरा और पहला लिख देता हूँ तो एक बात समझो,
अगर आसान करना है तो इसको 2x कर दूं तो बोले ये x होगा। एग्री करते हो कि नहीं? अरे भाई यही तो कह रहे हो आप कि एक विकर्ण अन्य विकर्ण का आधा है, तो अगर ये विकर्ण 2 होगा तो 1 होगा, ये 4 होगा तो ये 2 होगा। हमने अपने फायदे के हिसाब से मान लिया कि अगर d2 बराबर हमारा 2x है तो d1 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। आप यहाँ जरा समझिए, तो इस नाते मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/2 और करनी के अंतर्गत d1 का मान चलिए यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस d2 का हो जाएगा 2x का स्क्वायर। बोलो भाई, इस 2 का बेटा इधर ला के गुणा करा देना। एग्री हो? तो ये 2 दूनी 4 यानी ये 40 बराबर, जरा सुनो, 2 दूनी 4x और 1x 5, तो करनी के अंदर हो जाएगा 5x स्क्वायर होगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि समस्या कोई भी हो समाधान यस भी यस, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अगर आप वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो इसका भी वर्ग हो जाएगा और इसका भी वर्ग होगा। अब देखो इसका वर्ग जब करोगे तो ये आपका हो जाएगा 40 गुणे 40 बराबर 5 गुणे x स्क्वायर होगा। भाई इनसे कह दीजिए तू निकल, 5 अट्ठे 40, इसलिए x स्क्वायर बराबर 8 चौक 32 320 आ गया। अब x निकालने का झंझट मत पालो, क्योंकि आपको पता है कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको तो एरिया फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, अब एरिया फटाफट निकाल लीजिएगा। एरिया बराबर 1/2 गुणे 2x और गुणे x बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 2 और गुणे x स्क्वायर। बोलो होगा? 2 से 2 को उड़ा दो, x स्क्वायर का मान मेरे को बता दो, तो 320 है और 320 सेंटीमीटर स्क्वायर ये करेक्ट आंसर है आपका। क्या कोई डाउट आपको? तो नहीं है तो भाई फटाफट लगा लीजिए। मैं एक बार जल्दी से इसे फिर से समझा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था। हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज था, उस समचतुर्भुज के अंतर्गत उसकी भुजा हमें दी गई थी, क्षेत्रफल पूछा था, बात सिर्फ इतनी थी। लेकिन हमने देखा कि हमें अगर उसका एरिया बताना है तो हमें उसके दोनों डायगोनल चाहिए यानी विकर्ण चाहिए। बट हमें भुजा पता है, तो भुजा के सहारे हमें फार्मूला याद था कि ये भुजा का फार्मूला होता है कि a बराबर 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। इसके सहारे हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। विकर्ण प्रतीकात्मक था 2x और x के मामले में, तो फिर इसके बाद आप इस फार्मूले पे पुट कर दीजिए, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूँ? ओके भाई, चलिए इसे फटाफट कॉपी कर लीजिए और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाए। वैसे बढ़िया सवाल था और इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ भी लीजिएगा। हाँ, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। और भाई आप लोग बस अपने काम को जारी रखिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। कहने की चीज़ नहीं है, अपने आप समझा जाता है और कुछ काम बिना कहीं भी कर दिए जाते हैं, है ना भाई? मतलब लोगों को जोड़िए, थोड़ा शेयर भी करते रहिए, आगे पढ़ते भी रहिए भाई। अब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए अगला सवाल लेता हूँ, देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा मेरे लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास, चलो लिखो भाई फटाफट हो जाएगा। तो एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग की भुजा के बराबर है। ठीक है भाई, वर्ग की भुजा के बराबर है। आगे लिखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 यानी 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत इजी है। कैसे इजी है, आप देखिए ना, वृत्त का जो व्यास है वह वर्ग की भुजा के क्या है, बराबर है। तो अगर वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, दोनों के बीच का संबंध तो बिल्कुल क्लियर हो गया।
तो आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि फिर हमें टेंशन नहीं करनी चाहिए। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना और बराबर वर्ग की भुजा यानी a हो जाएगा। हमें क्या बताना है? हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। आप सभी लोग जानते हो कि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो सीधी सीधी बात, भुजा दे दो, आंसर ले लो। अब इन्होंने कहा भुजा हमें कैसे मिलेगी? भुजा के लिए इन्होंने वृत्त का हमें क्षेत्रफल बता दिया। मुझे एक बात बता दो कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर बराबर 49 पाई, पाई से पाई को उड़ा दो। मुझे इतना बताइए कि आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर क्या 7 लिख सकते हैं आप लोग? बोले भाई। इसलिए वर्ग की भुजा यानी a बराबर 2 गुणे 7 यानी 14 सेंटीमीटर। क्यों भाई, एग्री हैं सब लोग? अब क्या रह गया? अब तो लपक के अपना आंसर बता दीजिए। इसलिए सीधे सीधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग यानी 14 का वर्ग 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, इसे फटाफट सॉल्व करिए, फिर मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। बस इस तरह क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि आजकल ट्रेंड में हैं, और ऐसे सवाल अगर एक बार पढ़ लिए जाएं तो फिर गलती भी आपसे नहीं होनी है। बस उनको ध्यानपूर्वक देखे रहिए, बाकी सब चलता है। अब हम जरा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। चलिए लिखिएगा, यदि 2 वृत्तों के, अगला क्वेश्चन लिखो, यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी रेशियो का अनुपात 4:9, 4:9 हो तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा? तो उनकी परिधि यानी सरकमफरेंस, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा? बस ये आपका प्रश्न है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ उनकी परिधि का अनुपात आपसे पूछा गया, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात वो बराबर परिधियों का अनुपात बराबर क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात हमें 4:9 लिख के दिया गया और परिधियों का अनुपात पूछ रहा है, तो सीधे सीधे टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन मार्क बराबर इसी को अंडर रूट कर दीजिएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9, सभी को पता है 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3। ये लो आपका करेक्ट आंसर है, कोई तामझाम पालने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर आपको? चलिए भाई, तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।